हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रजा एजुकेशन। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए जो आज दिनांक 12/4/2022 को विज्ञान का जो एग्ज़ाम हुआ है, साइंस का जो थ्योरी का एग्ज़ाम हुआ है, उसका फर्स्ट टर्म का एमसीक्यू टाइप का जो प्रश्न है, उस प्रश्न और उसका उत्तर आपको इस वीडियो में बतलाया जाएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन, आपको मोबाइल स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहा होगा। तो इसमें आपको देखिए, यहाँ पर पूरा का पूरा आपका ये क्वेश्चन है। एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, विज्ञान है, साइंस थ्योरी है। समय आपको मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट और फुल मार्क्स है 40। और ये 40 प्रश्न भी रहेगा। कुल प्रश्न की संख्या 40 होगा, जिसका उत्तर आपको OMR शीट में लिखना होगा। ये आपका OMR शीट है। यहाँ पर देखिए 40 प्रश्न का ये आपका प्रत्येक प्रश्न में 4-4 ऑप्शन है। और इसमें अभी आपको हम बतलाएंगे कि क्या करना है, आपको क्या करना था। आपने अगर ऐसा किया है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा। आप अपना इसका आंसर जान करके आप अपना क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कितना आंसर आपने सही बनाया है। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो सब तो आप लोग जानते हैं कि सावधानी पूर्वक OMR का सारा विवरण भरना है। क्योंकि OMR में अगर रोल कट गलत भर दीजिएगा तो आपका स्कूल नहीं पता चलेगा, रोल नंबर गलत भर दीजिएगा तो कैंडिडेट पता नहीं चलेगा। इसलिए सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारा जानकारी आपको सही सही भर देना है। वो भरने के बाद आपका जो चाहे 40 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। और एक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है साइंस का। तो देखिए, आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। जो उत्तल दर्पण है, दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है और ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच बनता है। यानी ये 4 वाला ऑप्शन आपका सही है। और OMR शीट आपको इस प्रकार रहेगा जो आपको मैंने कहा। तो इसमें आपका एक का जो है कौन सा ऑप्शन सही है, 1 2 3, ये चौथा वाला है। इसको आपको ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से अच्छी तरह से डार्क कर लेना। हम पेंसिल से करके आपको दिखा रहे हैं, तो इसको आप निश्चित रूप से कर लिए होंगे। और अगर आप ऐसा किए होंगे तो आपको 1 अंक आसानी से मिल जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का है, तो जितना सही कीजिएगा उतना अंक आपका मिलते जाएगा। लेकिन याद रहे, इन्फॉर्मेशन आप सही दीजिएगा। हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं कि OMR शीट में आप इन्फॉर्मेशन सही कैसे भरेंगे अपना, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है। 2 में क्या है, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी आधा गुना होता है, 1/2 गुना। यानी कि F बराबर जो होगा फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का ये कितना गुना हो गया, आधा गुना हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आधा गुना, राइट। तो आपको OMR शीट में 2 वाला ऑप्शन को डार्क करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। यहाँ शून्य लिखा है, वो तो नहीं होगा, धनात्मक भी नहीं होगा, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही है। और 3 को काला करना है, इनमें से कोई नहीं, ये आपको नहीं है, 3 नंबर को आपको काला कर लेना है, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आपको अगला। तो बच्चों देखिए, चौथा नंबर का प्रश्न क्या है कि हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए, हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं ना, तो हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं तो ये समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों, हमारा दाढ़ी जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखता है। लेकिन अगर अवतल रहता तो मेरी दाढ़ी की साइज बड़ा होता। क्योंकि हम जानते हैं अवतल दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F पर अगर कोई वस्तु रहता है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो हम लोग को अगर ये दोनों दर्पण अगर दिया रहे तो चुनना किसको है, इसको। क्योंकि हमारा दाढ़ी का साइज ये बड़ा करके दिखाएगा, जिसको हमको ब्लेड से काटने में आसानी होगी, राइट। तो ये 4 नंबर का आंसर आपका हो गया। अब चलिए 5वां नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए। आपके लिए प्रश्न 5वां नंबर का प्रश्न है, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, गोलीय लेंस जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। तो यहाँ पर आपका 2 वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो ये 2 वाला सही हो गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर में आपका क्या प्रश्न है। तो 6 नंबर का देखिए प्रश्न आपको यहाँ दिख रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पर कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी बड़ा और वास्तविक बनेगा कब,
जब वस्तु की स्थिति होगा, देखिए एफ पर रहेगा तो ये तो नहीं होगा, एफ पर अगर वस्तु रहेगा तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। एफ और 2f के बीच में अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच बनेगा, जो उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा होगा। तो ये तीनों ये कंडीशन हमको फुलफिल कर रहा है। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर तो बनेगा लेकिन आवर्धित बनेगा, लेकिन काल्पनिक बनेगा और पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर वाला भी ऑप्शन आपका नहीं है, क्योंकि 2f पर है, 2f और अनंत के बीच में है, तो आपको ये वाला कंडीशन के बीच में बनेगा, जो छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो हमारा 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आइए आपका प्रश्न, अगला प्रश्न 7वां नंबर का प्रश्न देखिए। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में जाती है तब वह मुड़ जाती है। देखिए प्रकाश की किरणें, अभी हवा क्या है, विरल माध्यम है, कांच क्या है, सघन माध्यम है। तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो अभिलंब की ओर आपका कितना नंबर ऑप्शन में है, 3 नंबर ऑप्शन में है। 7 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। तो ये आपका 7 का 3 आपका सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न मैं आपको बतलाता हूँ और उसका उत्तर आप भी देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था आज का परीक्षा में, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की जो क्षमता होता है जो 1/f के बराबर होता है, उसका मात्रक को क्या कहा जाता है, डाईऑप्टर। जो आप लोग जानते हैं 1/f जो मीटर में 1 जो भी मीटर फोकस दूरी में होगा उसका क्षमता डाईऑप्टर में बोला जाता है। तो ये आपने 8 नंबर का भी आंसर आपने देख लिया है। चलिए अगला प्रश्न और उसका उत्तर आपको हम बतलाते हैं। तो अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9 नंबर में प्रश्न है, हमारे नेत्र में लेंस होता है। हमारे नेत्र में जो लेंस होता है आँख में, ये हम लोग सभी जानते हैं, पढ़ रहे हैं आप लोग भी, कि ये उत्तल लेंस गहरे पेशीय पदार्थ का बना रहता है। ये गहरे रंग मोटे पेशीय पदार्थ का बना रहता है जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है। तो ये आपका 9 नंबर का भी आंसर हो गया। अब आइए 10 नंबर का उत्तर आपको हम बतलाते हैं। तो 10 नंबर में है, आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या, दैट मीन्स फोकस दूरी को जो कंट्रोल करता है वो पक्षमाभी पेशियाँ, सिलेरली मसल्स जो होता है, ये लेंस के फोकस वक्रता को, यानी उसको खींच करके और सिकुड़ा करके, फैलाकर सिकुड़ा करके उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन करता है, अर्थात उसकी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी का दुगुना होता है। अभी आपने देखा है, तो फोकस दूरी में जब परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से उसका वक्रता त्रिज्या भी परिवर्तन होगा। तो वो कौन करता है, पक्षमाभी पेशियाँ करता है, राइट। तो ये आपका 10 नंबर का आंसर हो गया। अब आइए आपको 11 नंबर प्रश्न आपको देख लीजिए और उसके बाद उसका उत्तर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न में है आपको, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है, यानी अनंत बिंदु है ना, मानव ने स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम आपका क्या होता है, अनंत होता है। तो ये क्या हो गया, अनंत हो गया, राइट। तो ये हम लोग 10 नंबर का भी आंसर आपने देख लिया। अब चलिए आपको आंसर बताते हैं हम कितना नंबर का। तो 10 के बाद आपका आ जाइए, 10 का नहीं 11 का हो गया। अब आइए 12 नंबर का प्रश्न आप पढ़िए बढ़िया से और इसका उत्तर आपको मैं बतलाता हूँ। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो देखिए ये तो बहुत आसान था, नाडू याद रखते आप, NADU है ना, यानी ये निकट दृष्टि दोष तो अवतल दर्पण है ना। तो अवतल दर्पण के लिए निकट दृष्टि दोष तो आपका यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आंसर आ गया कितना, 1 नंबर का आंसर आ गया। 1 नंबर का ऑप्शन आपका आंसर है। आपने अगर काला किया है तो आपको निश्चित रूप से अंक मिलेगा, आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारे जो टिमटिमाते हैं, कभी कम प्रकाश कभी अधिक प्रकाश जो दिखाता है, ये किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश का प्रकीर्णन आपका कहाँ है, यहाँ है। हम पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं, केवल आंसर आपको बतला रहे हैं, राइट। चलिए अगला प्रश्न आपको देखते हैं। 13 नंबर का आंसर अभी इस वीडियो में आप लोगों को बतला चुके हैं। अब आइए 14 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए। 14 नंबर का प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर में कितना है आपका, 3 में है, राइट। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, यहाँ 15 नंबर का प्रश्न में है आपका एक समीकरण दिया हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का दिया गया है, उसमें हीट देने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार का अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दर्शाया गया है। ये कैसी अभिक्रिया, देखने से ही पता चल रहा है, एकल उत्पाद दो उत्पाद में एकल अभिकारक 2 प्रोडक्ट में
उत्पाद के रूप में मिला है, तो यानी एक दो में हो एक अभिकारक जो है दो उत्पाद के रूप में बना है, तो ये वियोजन हुआ। तो ये वियोजन अभिक्रिया आपका कहाँ है, 2 नंबर में है, तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये आपका देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो देखिए श्वसन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी। अभी यहाँ हम समीकरण नहीं लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे तो अभी लंबा हो जाएगा, हम आपको खाली आंसर बतला रहे हैं। बाद में हम इसका डिटेल बाद में का वीडियो में हम इसका बढ़िया से बतला देंगे। जो बच्चे और देखना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, पूरा डिटेल भी हम बतला देंगे इसको, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर वाला ऑप्शन है कि ये अभिक्रिया नहीं हो सकती है। क्यों? ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया होगा, और विस्थापित कब होगा, जब ये Zn जो धातु है इस धातु से अधिक क्रियाशील होगा तभी अभिक्रिया करेगा। तो ये अधिक क्रियाशील है लोहा से, तो लोहा को अपनी जगह से हटा देगा, ये अभिक्रिया संभव है। जस्ता अधिक क्रियाशील है कॉपर के अनुपात, तो कॉपर को यहाँ से हटा देगा। एल्युमिनियम जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर को हटा देगा। लेकिन कॉपर जस्ता से अधिक क्रियाशील नहीं है, इसलिए कॉपर जस्ता को नहीं हटा पाएगा, तो ये अभिक्रिया कभी भी संभव नहीं है जो यहाँ दिया गया, राइट। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 2 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब 18 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सोडियम एक ठो है, यहाँ सोडियम भी एक ठो है, राइट, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है यार, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ये तो होगा नहीं। तो उसके बाद 2 नंबर में जाइए, इधर 3 गो लोहा है, यहाँ भी 3 गो लोहा है, आयरन है। यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, यहाँ भी 4 दूनी 8 है। ऑक्सीजन एक ठो है, ऑक्सीजन 4 ठो है, यहाँ भी 4 ठो है। तो इसका मतलब ये संतुलित हो गया। तो 18 का ऑप्शन आपका कितना हो गया, तो 2 नंबर वाला ऑप्शन हो गया, राइट। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक अभिक्रिया दिया गया होगा ZnO प्लस कार्बन, ठीक है। अब यहाँ क्या दिखा रहा है, Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड में किसका उपचयन हो रहा है। यहाँ उपचयन किसका हो रहा है, देखिए अपचयन कहता है जो ऑक्सीजन को खोता है, अभिकारक, ऐसा अभिकारक का अपचयन होता है जो ऑक्सीजन को खो देता है, और ऐसा अभिकारक जो ऑक्सीजन को प्राप्त करता है उसका उपचयन होगा। यहाँ कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन यहाँ मिलता है इसको, तो यहाँ पर उपचयन किसका होगा हम आपका, तो कार्बन का उपचयन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका किस में आ गया, 2 आ गया, राइट। तो आपका 19 नंबर का भी आंसर आ गया। अब 20 नंबर का प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपका जो यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए नीला को लाल करता है वो अम्ल होता है, तो लाल को नीला जो करेगा वो क्या होगा, क्षार होगा हमारा। तो ये आपका ऑप्शन 2 हो गया, क्षार हो गया, राइट। चलिए अगला प्रश्न और उसका उत्तर आपको हम बतलाते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, यानी कमजोर अम्ल इनमें से कौन है। HCl तो होगा नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल भी नहीं होगा, नाइट्रिक अम्ल भी नहीं होगा, तो कौन होगा हमारा, ये होगा, यानी कि एसिटिक अम्ल हमारा जो होगा वो सबसे कम पावरफुल है इस चारों में से, राइट। तो ठीक है, ये अभी 21 का भी आंसर आपका हो गया। अब आप जाइए 22 का, तो 22 का आप प्रश्न देखिए और उसका उत्तर आपको हम बतलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ कह रहा है, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। अम्ल का जलीय विलयन में क्या होगा, अम्ल जलीय विलयन में घुल करके H+ आयन देता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, राइट। चलिए अगली समस्या और उसका समाधान आपको हम बतला रहे हैं। तो देखिए अगली समस्या आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये हम लोग जान रहे हैं, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये भी आपका 23 का भी आंसर आ गया। अब आप देख लीजिए 24 का क्या प्रश्न है आपका, और ऑप्शन क्या है, अम्लीय विलयन का pH का मान होता है। अम्लीय विलयन का pH का जो मान होगा वो 7 से कम होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका किस में है, तो 2 में है। तो 24 का आपका 2 वाला ऑप्शन सही हो गया। बच्चों आप अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है, कौन अधिक क्षारीय है। देखिए जिसका pH का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा। तो 8, 10, 12, 14, तो सबसे अधिक क्षार की जो होगा वो कौन होगा, 4 नंबर वाला ऑप्शन में है, जिसका pH का मान 14 है। अब आ जाइए आपका प्रश्न संख्या 26 में, देखिए क्या कह रहा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि आपका 3 नंबर में है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये आपका
विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया। तो ये 26 का आपका 3 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही है। अब आ जाइए आपका प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न आप देखिए। 27 नंबर का प्रश्न में है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है किससे? जल के विखंडन से। जल से विखंडन से हमको प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन की हमको प्राप्ति होती है। चलिए अगला प्रश्न का उत्तर आपको मैं बतला देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28, आप देखिए प्रश्न संख्या 28 में कहता है अनोक्सी अवसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज, ये होगा इथिल अल्कोहल, है ना, ये इथिल अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल बनता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का देखते हैं और उसका उत्तर आपको हम बतलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन परजीवी है? तो ये देखिए प्लाज्मोडियम आपका क्या हो गया? परजीवी है। मादा अनुफिल मच्छर काटने प्लाज्मोडियम जो होता है ये आपका परजीवी के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का भी आंसर आपका हो गया। आइए बच्चों हम लोग 30वां नंबर प्रश्न देखते हैं और उसका उत्तर को भी आपको हम बतलाते हैं। 30 नंबर में है, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। तो 30 का भी हो गया। अब चलिए 31 नंबर में देखिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, तो ये 2 होता है। तो ये आपका ऑप्शन देखिए ये 4 दिख रहा है, जिसमें 2 नंबर वाला ऑप्शन आपका सही है। तो सही ऑप्शन में आपने टिक मार दिया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मनुष्य के वृक्क एवं तंत्र का भाग है जिनमें, देखिए मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का। क्या होगा? उत्सर्जन होगा। वृक्क जो नेफ्रॉन जो आता है। तो आप चलिए अगला आपको मैं बतलाता हूँ। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, 33 नंबर में है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोफिल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोफिल में पाया जाएगा। तो 33 का भी आंसर हो गया है। अब आइए 34 नंबर का। 34 नंबर में है, निम्न किस में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, हम लोग जानते हैं बढ़िया से। तो 34 का भी आंसर आपका हो चुका है। आइए अब 35 नंबर का आंसर आपको मैं बतलाता हूँ। 35 नंबर का प्रश्न है, एड्स रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगर आप ये सब सारा आंसर टिक लगाए होंगे तो काला किए होंगे OMR शीट में, तो निश्चित रूप से आपको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या प्रश्न है और उसका ऑप्शन क्या है और उत्तर क्या होगा? प्राग कोश में होता है, प्राग कोश में क्या होता है? तो बाह्य दल, अंडाशय, तो ये वाला होगा प्रागकण होगा। चलिए ये आपका 36 नंबर का भी आंसर आ गया है। अब चलिए 37 नंबर में आप प्रश्न देख लीजिए, पूर्ण विकसित अंडाशय को कहते हैं फल, बीज, बीजांड, ये आपका बीजांड ऑप्शन सही हो गया। तो ये भी आपने 37 का भी ऑप्शन आपने देख लिया सही ऑप्शन। चलिए आप 37 के बाद 38 में आते हैं। तो 38 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए क्या है? अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत यानी जिसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वो है कोयला। कोयला को जला देने के बाद फिर से हम कोयला उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पवन वाला से ऊर्जा लेकर के फिर हवा में बन जाता है, ये नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत आता है। सन वाला भी और जल वाला भी। आप चलिए आपको ये समझ में आ गया। अब 39 नंबर का प्रश्न आप देख लीजिए क्या प्रश्न है? सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये सभी जानते हैं, सोलर सेल कहता है। तो ये सोलर सेल आपका कितना में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। तो 39 का भी आंसर आपने देख लिया है। तो देखिए आज का प्रश्न का, तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज का से प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न जो आपने साइंस का है वो 40वां नंबर में है। निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संगठक है? जैव गैस का जो होगा इसमें से कौन होगा? हाइड्रोजन नहीं होगा, मीथेन होगा। ये मीथेन आ गया, इथेन भी नहीं हो गया। इस प्रकार से देखिए आप बहुवैकल्पिक प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, में जितना अभी इसमें आंसर बतलाया है, टिक लगाया है आपने, अगर को अपना क्वेश्चन में देख लीजिए, ये सारे टिक को अगर OMR शीट जो आपको मिला है उसमें अगर आपने सही सही डार्क किया है, जैसे आपको फिर से मैं OMR शीट दिखाता हूँ। अभी देखिए ये 40 नंबर है, तो 40 नंबर कहाँ दिख रहा है? 40 नंबर में यहाँ दिख रहा है। 40 नंबर का हमने 2 देखा सही है। तो कलम से आपको डार्क करना है इसको बढ़िया से, इस प्रकार से 2 वाले को, मैंने ये 2 वाला ऑप्शन को डार्क करना है। जितने सारे बताए जो ये सब में डार्क किया हुआ दिख रहा है, तो वैसे आपको डार्क अगर आपने कर लिया है तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक हासिल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो और लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से वीडियो को कर लीजिए लाइक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।